इसमें धातु कितने हैं? 93, उप धातु 7 और धातु 18। यही बात है, धातु और धातु उप धातु, यही है। तो आप चला जी हमको ये बताइए कि इसको सजाने का काम जो है, जैसे कभी आप घर में किताब रखे हैं, नहीं रखे हैं, रखे कि नहीं? तो आप तो चला जहे मनते हैं फेंक देते होंगे, है ना, सजा के रखते हैं। वाह, हमको लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। तो छोटा चादर साल भर में साफ करता है, तो किताब क्या सजा के रखे, जहां ही ले जाता होगा वहीं फेंक देता होगा। बहुत सारा पैसा भी किताब होगा जिसको तुम एक बार खरीद के लाया होगा, उस दिन पढ़ा होगा, उसके बाद कभी नहीं पढ़ा होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ रहा है तो ऐसे सामान्य विज्ञान चप्पे चप्पे को पढ़ा जा रहा है। पहली बार तो लाइफ में एहसास हुआ कोई किताब में इतना मोटा लिया और सब बात पढ़ रहे हैं। तो चला ये जो किताब आप लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, साइंस को एक जगह रखते हैं, मैथ को एक जगह रखते हैं, रीजनिंग में क्यों किताब रहता है, कहीं फेंक देना है, हिस्ट्री एक जगह रखते हैं, ज्योग्राफी एक जगह रखते हैं, सिविक्स एक जगह रखते हैं। कभी ऐसा किया है? या किसी के रूम में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वाइज सजा देता है। कोई ऐसा बच्चा होता है जो छोटा बड़ा टाइप का सजाता है, या कोई ऐसा होता है जो मोटा पतला सजाता है। पहले उससे सबसे मोटा सामान्य विज्ञान, उसके बाद उससे पतला, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला। तो रूम में सबसे ज्यादा मोटा किताब यही होगा। नहीं पता नहीं, आर एफ खरीद के रख लिया होगा। तुम कौन किताब? हाँ, किरण वाला रख लिया होगा इतना मोटा, वहां फालतू किताब। मतलब अभी कौन किताब होता है कि जैसा शुरू हुआ था अभी तक का सब क्वेश्चन डाल दिया, एक क्वेश्चन में 50 जगह, 10 जगह ना 50 जगह। वो किताब नहीं है, वो क्वेश्चन बैंक है। हम किताब की बात करें, किताब और क्वेश्चन बैंक दोनों अलग अलग। अच्छा चलो ठीक है, मेरा किताब सबसे पतला है, आई एक्सेप्ट दैट। जब एक्सेप्ट करने का झगड़ा खत्म हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई मोटा पतला करके सजाता है और कोई छोटा बड़ा करके सजाता है, कोई सब्जेक्ट वाइज सजाता है, सब अलग अलग तरीके से किताब को सजाते हैं। तो वैसे ही जो 118 तत्व थे उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से सजाया। किसी ने आयतन के हिसाब से सजाया, किसी ने द्रव्यमान के हिसाब से सजाया, किसी ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। हम बोले थे किसी भी तत्व में एक परमाणु संख्या होता है और एक परमाणु भार होता है। सोडियम 11 23 है, 11 परमाणु संख्या और 23 परमाणु भार, हाँ कि ना? तो किसी ने कहा, जैसे हम लोग कहते हैं हिस्ट्री का सारा किताब कॉपी एक जगह, सिविक्स का सारा किताब कॉपी एक जगह, ज्योग्राफी का सारा किताब कॉपी एक जगह, फिजिक्स का सारा किताब कॉपी एक जगह, केमिस्ट्री का सारा किताब कॉपी एक जगह, ऐसा बोलते हैं क्या? हम नहीं बोलते हैं। अब चला मामला क्या है कि सबने अपने अपने हिसाब से सजाया। कोई कहा पहले बड़ा फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। दूसरे ने कहा पहले मोटा, उससे पतला, उससे पतला, उससे पतला, उससे पतला। किसी ने कहा नहीं, पहले सबसे ज्यादा मार्क्स आता है साइंस से, पहले साइंस वर्किंग, फिर मैथ वर्किंग, फिर रीजनिंग वर्किंग, फिर हिस्ट्री, फिर सिविक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर, मार्क्स के आधार पर सजा दिया। तो सब इसमें एक गुण को पकड़ा, उसके आधार पर किताबों को सजा दिया। तो यहां भी वही हुआ, ये जो 118 तत्व आपको दिख रहे हैं, इसके एक गुण को पकड़ा। किसी को लग गया कि आयतन के हिसाब से सजा देते हैं, किसी को लग गया कि द्रव्यमान के हिसाब से सजा देते हैं, किसी को लग गया परमाणु संख्या के आधार पर सजा देते हैं। जब सबका एक यूनिक डिजिट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, तो उसी के आधार पर सजा देते हैं। सबसे पहले जो सजाया गया, 3 वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ट्राई किया, लेकिन कहते हैं ना भीड़ हमेशा सही नहीं होती, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। तो 3 वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, लेकिन जो चौथा आया वो परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिया, इसके आधार पर। और चौथे वाले का भी हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथा वाला सही है, उसके आधार पर चीजें सज भी गई। जैसे चला अभी अगर आप मोटा पतला के हिसाब से आप अपनी किताब को सजाइए, किसके हिसाब से, तो हो सकता है चला कि मैथ का किताब मोटा हो और साइंस का किताब पतला हो, हिस्ट्री का किताब फिर मोटा हो जाए, हिस्ट्री का किताब मोटा हो जाए, फिर ज्योग्राफी पतला हो जाए, इकोनॉमिक्स बहुत मोटा हो जाए। तो क्या जो मोटा पतला के हिसाब से होगा मार्क्स के हिसाब से सही होगा? ये जरूरी है, ये जरूरी है। वो अल्फाबेटिकली सही हो, ये जरूरी है? अरे बोले मैं नहीं कर। जब एक तरीके से अगर कोई चीजें सही है तो दूसरे तरीके से भी वो चीजें सही हो जाए, ये संभव नहीं है। जैसे हम लोग सबसे ज्यादा समस्या रीजनिंग वाला मास्टर को होता है, रीजनिंग वाला मास्टर कहेगा ई सही है, बच्चा कहेगा नहीं वो सही है। जबकि वहां बच्चों को क्या करना चाहिए, जो टीचर कह रहे हैं वो मानना चाहिए। आप बोलो क्यों? क्योंकि जो टीचर कह रहे हैं वो प्रीवियस ईयर देख के कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर। अब जैसे चला आपको दे दें हम कि 4 लोग हैं, उसमें कौन अलग है, तो कौन अलग है का कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है 3 लोग उसमें गोरे हो, एक काला हो तो करिया अलग है। हो सकता है 3 लोग लंबे हो, गोरे में से एक छोटा हो तो छोटा अलग है। हो सकता है 3 लोग बिहार के हो, एक लोग यूपी के हो, यूपी वाला अलग है। तो ऐसी हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबका इंटर होगा, बीएससी हो, उसके हिसाब से वो अलग है। अब मास्टर कहेगा नहीं बाबू गोरा काला देख के अलग करना तुमको ना, ये कौन बात हो? आप कहते हैं मान लेंगे। हमको लगता है रीजनिंग क्लास में बहुत समस्या होता है, पता है ना। तो ये जनहित में जारी है, जनहित में जारी है कि शिक्षक को ये बता देना चाहिए कि बाबू हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड का ओपिनियन है और वो आपको मानना है, इसलिए कृपया गलत बहस न करें। उसमें बहुत सारे फैक्टर होता है। डोमिनेंसी क्या है? मान लो कि 4 लोग हैं, हाइट में बहुत कम का डिफरेंस है, लेकिन गोरे काले में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, करिया के आधार पर उसको अलग करें। हम लोग गुरुजी यही बताते थे जब हमने एक बार गुरुजी से रीजनिंग पढ़ते पढ़ते पूछा कि भाई गुरुजी छोटा बड़ा के हिसाब से काहे नहीं करेंगे, तो बताते थे डोमिनेंसी किसकी है ये डिसाइड करना हो, किस संदर्भ में कहा जा रहा है ये डिसाइड करना हो। यही तो लॉजिक है, यही तो रीजनिंग है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर वोट बैंकिंग चल रहा है, कहेगा बताओ चारों में कौन अलग, तब वहां जाति के आधार पर अलग करें। अगर कहीं पर पढ़ाई की बात चल रही है, पढ़ाई का संदर्भ चल रहा है, क्वेश्चन जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, और तब कहेगा चारों में कौन अलग है, तो पढ़ाई के आधार पर अगर पढ़ाई का कोई मैनिफेस्टो दिया हुआ है तो उसके आधार पर हम उसको अलग करेंगे कि कौन अलग। वो संदर्भ अलग अलग होता है, अलग और ना अलग छांटने का। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि पीरियोडिक टेबल को जो सजाने का काम किया मेनली 4 वैज्ञानिक ने किया, जो वेरिनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने और मॉसले ने। ठीक है, पहले जिसने सजाया वो परमाणु भार के आधार पर सजा दिया, किसी ने सारेगामा पदानिसा के आधार पर सजा दिया, किसी ने ट्राइड नियम देकर सजाया, किसी ने अष्टक नियम देकर सजाया, किसी ने परमाणु भार के आधार पर सजाया। सब बुरा में चला गया। लास्ट में मॉसले का आधुनिक आवर्त सारणी आया, जिसको अभी आप देख रहे हैं। ये मॉसले का आधुनिक आवर्त सारणी है और ये 1913 ईस्वी में आया मॉसले के द्वारा। किसके द्वारा? और इसी को भी हम लोग मानते हैं ये परमाणु संख्या के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं कि किसने कैसे कैसे सजाया आवर्त सारणी को। देखें, ये डोपेरिंगर साहब है, कौन है ये? इन्होंने ट्राइड नियम देकर तत्वों को सजाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा विफल रहे। इन 9 तत्वों को सजा पाए, जबकि उस टाइम 40-45 तत्व ज्ञात था। इकाई को सजा पाए, 9 तत्वों को सजा पाए। इधर आइए, न्यूटन ने अष्टक नियम दिया, ये 56 तत्वों को सजा पाया, लेकिन इसका नियम 20 तक मान्य था। फिर मेंडलीफ की बात आई, इसने कितने तत्व? 63 तत्वों को सजाया। फिर मॉसले की बात आई, इसने 114 तत्वों को सजाया और आने वाले तत्वों के बारे में भी खाली स्थान छोड़ा, इसने भी खाली स्थान छोड़ा। सबसे पहले खाली स्थान यही छोड़ा था, आने वाले तत्व यहां आ जाएंगे, क्योंकि खोज धीरे 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 खोज होते गया। आप समझिए खोज कितना धीरे धीरे होता है कि बल्ब से एलईडी तक का सफर हम लोग 10 साल पहले 15 साल पहले तय किए, ठीक है। उससे 15 साल पीछे चलिएगा लालटेन था,
अब हमको लगता है तुम लोग के रूम में लालटेन और डिग्री और वो सब होगा ही नहीं, क्योंकि लाइन कट ही नहीं रहा है, कट्टा भी आधा घंटे में आ जाता है। इस सबको भी अब चला तुम समझो कि हम उड़ीसा में रहते थे, 2009 से 13 का सेशन उड़ीसा में बिताए। 4 साल के दरमियान मेरे पास एक मोमबत्ती जो मैंने फर्स्ट ईयर के दूसरे या तीसरे दिन खरीदा था, वो चौथे साल में जब हम आने लगे इतना बचल रह गया, इतना बचल रह गया, लास्ट में मोमबत्ती का फोटो खींच के रखे हुए। 4 साल में ये दोनों में फर्क है। उड़ीसा में बहुत सारा ट्राइबल एरिया है, विलेज एरिया है, जहां पर चीजें अभी भी नहीं पहुंची है, लेकिन हम जहां रहते थे भुवनेश्वर के आसपास का एरिया था। अब तुम समझो कि 4 साल में इतनी बड़ी मोमबत्ती खत्म हो गई, इतनी बड़ी बची, इतना इतना बत्ती खत्म हुआ। जिस दिन लाइन कटता था ना, उस दिन प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट होता था एक दिन पहले से कि कल 7 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइन काट दी जाएगी, और ऐसा 4 साल में 3 बार हुआ। कभी देखवे नहीं कि वहां डिबेरी भी कोई चला रहा है। और कब का सेशन था, जो युग अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार में, वो युग 9 से 13 में था। और फिर अब जैसे अनाउंसमेंट होता था तो लाइन कट गया कि 7 से 8 में, बिहारी वाला मामला नहीं था कि 8:30 में आएगा। 7:59 से 60वां पे गया ना सुइया, तो तुम ऐसे देखोगे तो लाइन आ जाता। हम ही नहीं कहते, उड़ीसा बहुत डेवलप जगह है, अगल बगल में ऐसा भी है जहां भी लाइन नहीं गया, वो अलग मैटर है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि सबका अपना अपना सोच था तुमको सजाने के लिए, लेकिन कोई सही तरीके से सजा अगर कोई पाया तो कौन था? मोस्टली। कितना ईस्वी में? 1913 ईस्वी में। कितना ईस्वी में चला? 1913 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1913 ईस्वी में। किसने सजाया? किसने सजाया? मोस्टली। अब चला मामला क्या है, इसने कैसे सजाया, इसने कैसे सजाया, इसने कैसे सजाया। इसमें टोटल तत्व कितने थे हमारे पास? 118। टोटल तत्व कितने थे? 118, जिसमें कुछ धातु था, कुछ अधातु था, कुछ उपधातु था। धातु से कहते हैं जगह में मोल लगल हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, थोरियम, ये सब क्या है? धातु। उपधातु की संख्या 7 है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोलेंगे पोलिनियम, टेल्यूट्रिन, ये सब क्या है? उपधातु। अब बाकी जितना है सब अधातु। अब चला मामला क्या था कि डोबेरिनर ने जो ट्राइड दिया, इसमें कितने तत्वों को उन्होंने सजाया? 9 तत्व। अब कैसे सजाया? यही समझो चला, एकदम बेसिक है। ये जो किया एकदम साफे, मतलब साफे को करने के नहीं था। ये क्या किया? सारे गामा पदा निशा कहा, ये देखो कितना पागल आदमी था। ये क्या बोला? ये कहा जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा, ये गवैया था। गवैया आदमी वैज्ञानिक बन जाएगा, जैसे आर्मी का कोई आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो दिल्ली युद्ध होगा, जैसे भी पुतिन का चल रहा है। आर्मी से रिटायर्ड है तो लगता है कि देश में विकास का मतलब होता है कि अपना क्षेत्र बढ़ाना। देश में विकास का मतलब क्षेत्र ही खाली बढ़ाना थोड़ी होता है, अपने सीमाओं को अस्थिर रखना और देश का विकास एजुकेशन में करना, स्वास्थ्य में करना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुतिन को बना दोगे तुम प्राइम मिनिस्टर, क्या करेगा? जेकर वो आर्मी से रिटायर्ड है, आर्मी से रिटायर्ड है तो एकदम मार दें, काट दें, मेरा क्षेत्र वहां तक है, यही उसको सिखाया गया है। तो ई गवैया आदमी था, भी वही किया, सारे गामा पा दा नी सा। ये कहा कि जैसे ये पहला सारे गामा पा दा नी सा, जैसे पहला और 8वां एक समान है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, पहला और 8वां एक समान है, बोलेंगे। उन्होंने कहा वैसे ही तत्व में भी पहला और 8वां एक समान होगा, एक समान गुण वाले होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे संगीत के 7 स्वर हैं, सारे गामा पा दा नी सा, वैसे ही जैसे पहला तत्व 8वें तत्व के गुण के समान है, न्यूलैंड का स्टेटमेंट है, वैसे ही पहला धुन जो है, पहला स्वर 8वें स्वर के बराबर है, समान है, वैसे ही पहला तत्व जो होगा वो 8वें तत्व के गुण दोनों के समान होंगे। उसके बाद फिर इसके आधार पर भी नहीं सज पाया, 15-20 तत्व सजा, इसके आधार पर 9 को सजा, इसके आधार पर 20 तत्व सजा। बाद में इन्होंने 56 पर जबरदस्ती रूल लागू किया, लेकिन जो कि हुआ नहीं। उसके बाद मेंडलीफ ने कहा परमाणु भार के आधार पर सजा देते हैं, इसके आधार पर। लेकिन परमाणु भार के आधार पर सजाया, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन आप ले लीजिए, हाइड्रोजन का एक तत्व लीजिएगा 1 1 होता है, एक लीजिएगा 1 2 होता है, एक लीजिएगा 1 3 होता है। हाइड्रोजन इसको समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन जो था 1 2 3 सबका परमाणु भार अलग अलग था, एक हमको 3 को जगह चाहिए। ऐसे ही पोलिनियम नाम का तत्व था, उसको 27 को समस्थानिक था, वो बोला हमको 27 को जगह चाहिए। तो भैया तब इसने सजाया मोस्टली ने परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या देखो तो तीनों हाइड्रोजन का एक एक है, बोलेंगे। तो परमाणु संख्या के आधार पर सजा, जैसे हम आपको कहते हैं, गौर फरमाइएगा। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया। मेंडलीफ ने किसके आधार पर सजाया? हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, ये 3 को है, एक H11, एक H12, एक H13। हम आपको बोले थे कि सोडियम 11 23 अगर है, ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु भार। तो चला जब गौर से देखिए कि तीनों का परमाणु भार अलग अलग है कि सेम है? तीनों का परमाणु भार अलग अलग है, 1 2 3, बोलो हाँ या ना? तीनों का परमाणु भार अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है, बोलना नहीं करा। तीनों का परमाणु भार अलग अलग। इसने सजाया था मेंडलीफ ने किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर, सॉरी परमाणु भार के आधार पर। किसने सजाया था? मेंडलीफ ने। मोसले नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने सजाया था परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या। अब देखो मामला क्या है कि परमाणु संख्या इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। जब ये परमाणु भार के आधार पर सजाया, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये कहा परमाणु भार के आधार पर जगह मिला था, हमको 3 को जगह मिलना चाहिए। ऐसे और भी लोग थे, जैसे पोलिनियम नाम का एक तत्व था, उसका 27 को परमाणु भार अलग अलग बोला था, वो बोला हमको 27 को जगह चाहिए। भैया तब ई कहा कि हम परमाणु संख्या के आधार पर सजाएंगे। भैया हाइड्रोजन चुप हो गया, क्योंकि तीनों का परमाणु संख्या 1, इसको 1 को जगह मिला यहाँ पे। तो मेनली जो मेंडलीफ को प्रॉब्लम हुआ वो किसके कारण, किस तत्व के कारण? हाइड्रोजन। तो मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को कहा तुम आवारा है, छोटा तुम्हारे कारण मेरा काम गड़बड़ा गया। उसी दिन से हाइड्रोजन का नाम पड़ गया आवारा तत्व। कौन तत्व? और ये नाम किसने दिया था? किसने दिया था? मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना। उसने कहा हाइड्रोजन तू क्या है, क्या है? आवारा है। क्यों? क्योंकि वो कहता था मेरा परमाणु भार अलग अलग है, हमको 3 को जगह दो। ये तो परमाणु भार के आधार पर सजाया था, बोलेंगे। लेकिन 3 को जगह दो तो और लोग मांग करने लगे हमको 27 को जगह दो, बोलेंगे। अब 3 जगह पोलिनियम ही 27 जगह लिखा लगा, हाइड्रोजन ने 3 जगह लिखा लगा, कितना बड़ा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद फिर किसने सजाया? मोसले ने। 1913 ईस्वी में मोसले ने फिर सजाया, और इसने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। किसके आधार पर? पहला कौन दिया था? डोबेरिनर ने। किसने दिया? डोबेरिनर ने ट्राइड दिया, न्यूलैंड ने ऑस्टक नियम दिया, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर। बोलो हाँ या ना? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे डोबेरिनर का ट्राइड। डोबेरिनर का क्या ट्राइड? डोबेरिनर का ट्राइड क्या था? चला गौर फरमाइएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना? लिथियम का परमाणु संख्या 3, परमाणु भार 7, पोटेशियम का 39, पोटेशियम का 39 या 40 दोनों होता है, 39 दशमलव समथिंग होता है। ये हो गया पहला तत्व। ट्राइड का मतलब 3, ट्राइड का मतलब 3। आराम से समझिए, चला एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल।
एक्सक्यूज मी, वो फोन आ गया है, तनिक रिसीव कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ बाबा। अब देखो चला, उसने क्या कहा, डोबेरिनर ने जो ट्राइड दिया था, उसने कहा ये दूसरा तत्व, पहला तत्व, दूसरा तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहला प्लस तीसरा बटा 2 होगा। ये किसने कहा था? डोबेरिनर। डोबेरिनर ने कहा कि दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहला और प्लस तीसरा का औसत होगा। पहले और तीसरे का जो द्रव्यमान का औसत होगा वो किसके बराबर होगा? दूसरे। तो हम अगर बात करते हैं दूसरा का, तो दूसरा बराबर हो जाएगा पहला। पहला का द्रव्यमान कितना है? 7। तीसरा का कितना है? 39 बटा 2 कर दोगे तो 39 7 हो जाएगा 46, और 46 बटा 2 हो जाएगा कितना? 23। इसका द्रव्यमान हो जाएगा 23। प्रमाण संख्या 11 ही है, नहीं समझा? इसका कहना था कि पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का जो औसत होगा, क्या होगा? पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का क्या होगा? औसत होगा, वो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। रुक गया, कौन नया बीमारी शुरू हो गया? इधर घुमाओ। पहले और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान का औसत होगा, चला किसके बराबर होगा? दूसरे के द्रव्यमान के बराबर होगा। उल्टा हो गया, अभी सीधा हुआ। ऑनलाइन वाला होल्ड डाउन। पहले और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान का औसत होगा किसके बराबर होगा? चला दूसरे के बराबर होगा। यही बात था, ये बात किसने कहा? डोबेरिनर ने। किसने कहा? तो डोबेरिनर, इसको डोबेरिनर का ट्राइड कहते हैं। कैमरा रुक गया यार, हेलो। इसको डोबेरिनर का क्या कहते हैं? ट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्राइड का मतलब तिर्यक, ट्राइड मतलब, और इसको हम लोग तिर्यक नियम के नाम से भी जानते हैं। कौन नियम के नाम से जानते हैं? डोबेरिनर के ट्राइड को तिर्यक नियम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 3 ट्राइड दिया। कितने ट्राइड दिए डोबेरिनर ने? ऐसे ऐसे, तो ये ट्राइड हुआ, ऐसा ऐसा कितना ट्राइड दिया? 3 ट्राइड दिया। मतलब समझ लो हर एग्जाम में डोबेरिनर के ट्राइड का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले नहीं पूछा जाता, लेकिन अब पूछा जाता है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बार-बार रुक जा रहा है कैमरा में, कोई प्रॉब्लम है क्या? हिलेगा तो हिलेगा, कोई तो सटा भी नहीं है। तुम लोग कोई हिला है क्या? एलगाटो लगा हुआ है क्या इसमें? हो गया। पहले और तीसरे तत्व का जो औसत है वो किसके बराबर चला? दूसरे के। और ऐसा ऐसा ट्राइड उन्होंने कितना दिया? हो गया। ऐसा ऐसा ट्राइड उन्होंने दिया 3। देखो इसकी खोज डोबेरिनर ट्राइड, ट्राइड बोले तो तिर्यक ना। कहता है इसकी खोज डोबेरिनर ने 1817 ईस्वी में किया। कब किया? जन्म हुआ इसका 1780 में और मृत्यु हुआ इसका 1849 में। ये कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी। कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? चला जर्मनी के थे। कौन? डोबेरिनर। अब उन्होंने देखो 3 ट्राइड क्या क्या दिया? 3 ट्राइड आपके सामने है। 1817 में उन्होंने 3 ग्रुप में तत्वों को रखा जिसके गुण समान थे, जिसे उन्होंने ट्राइड कहा। कौन कौन था देख लो। एक तो चला अभी तुरंत पढ़ाएं, लिथियम और पोटेशियम सोडियम। एक था कैल्शियम बेरियम और स्ट्रांसियम। एक था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी चर्चा नहीं है, इसको लिख लो। लिथियम के 3 ट्राइड लिख लो। डोबेरिनर के 3 ट्राइड लिखेगा। डोबेरिनर के 3 ट्राइड निम्नलिखित हैं। डोबेरिनर के 3 ट्राइड निम्नलिखित हैं। डोबेरिनर के कितने ट्राइड निम्नलिखित हैं? लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन। ये 3 ट्राइड इन्होंने दिया था। लिथियम सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन। ब्रोमीन क्लोरीन और क्या? आयोडीन। हो गया। कितने ग्रुप में इन्होंने बांटा था? 3 ग्रुप में, और 3 ट्राइड इन्होंने दिया था। इसके अनुसार बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो दोनों तरफ वाले तत्व के द्रव्यमान का क्या होता है? औसत। अब देखिए आपके सामने है, लिथियम और सोडियम का द्रव्यमान का जो औसत लीजिएगा, दोनों का जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो आपको सोडियम मिल जाएगा। बोलो अप्रॉक्स वैल्यू है 22.95 होगा। फिर अगर कैल्शियम और बेरियम का अगर आप औसत लीजिएगा तो स्ट्रांसियम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? स्ट्रांसियम के बराबर। ये पहला ट्राइड देखिए, लिथियम सोडियम और पोटेशियम है, 7 और 39 को जोड़िएगा तो 23 के बराबर आ जाएगा। ये दूसरा ट्राइड है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये दोनों का औसत लीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। बोलो कितने ट्राइड थे? डोबेरिनर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक को पहली बार खोजा था। प्लेटिनम जिसको आप सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं, इसको पहली बार किसने खोजा था? डोबेरिनर ने। आपको क्वेश्चन में प्लेटिनम देखें ना, सफेद होता है एकदम चांदी के जैसा, उसको पहली बार खोजा था किसने? डोबेरिनर। तो चला अब इसने जो सजाया, इसने 9 तत्वों के बारे में सजा पाया। इन 9 तत्वों को सजा पाया। 9 तत्वों के बाद इसका कोई भी रूल काम नहीं कर, कोई भी तत्व इसके रूल को मानने के लिए तैयार नहीं था। ये हो गया फेल। तो ये कितने तत्वों को सजाया? जबकि इसके समय क्या तत्वों की संख्या अधिक थी, लेकिन सब पर ये रूल लागू नहीं होता, सब पर ये रूल लागू नहीं होता था। तो डोबेरिनर का ये जो मामला था ये फंस गया। लेकिन पहली बार उत्प्रेरक को, प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? डोबेरिनर। इन्होंने कुछ ही तत्वों को सजाया। किसने? इसके अवगुण थे, इन्होंने कुछ ही तत्वों को सजाया। अब बाद में जो ट्राइड खोजे गए वो डोबेरिनर के नियम पर फिट नहीं। बाद में जो खोजा भी गया ऐसा कौन 3 तत्व है जो इसके नियम पर फिट है, वो इसके नियम पर फिट नहीं था। इसका मतलब कुछ ही तत्वों को इन्होंने सजाया।
बोलेंगे मेनली डोबेरिनर के कितने टाइप थे? 3। ये वो पहला ये लिथियम सोडियम और पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, और तीसरा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। डोबेरिनर के कितने टाइप थे? कितने? 3 टाइप थे। किसके? डोबेरिनर। पहला कौन था? क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद आए जॉन डाल्टन साहब, होना है सॉरी न्यूलैंड साहब। डोबेरिनर तो कुछ ही तत्वों तक इसका सजा पाया, लेकिन जो न्यूलैंड साहब आए इसके इन्होंने 56 इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। लेकिन ये 56 तत्वों को नहीं सजा पाए। ये इन्होंने जो सजाया कि सारे गामा पादा निसा, इन्होंने कहा यहां से देखिए पहला ये पहला तत्व है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवां है, ये छठा है, ये सातवां है और ये कईवां है? 8वां। इन्होंने कहा कि पहले तत्व का गुण कईवें से मिलेगा? 8वें से, फिर 8वें तत्व का गुण 15वें से मिलेगा। और उन संख्या के आधार पर नहीं, काउंटिंग के आधार पर। तो ये देखिए 9वां, ये 10वां, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये कईवां? 15। इन्होंने कहा कि पहले तत्व का गुण 8वें से मिलेगा, 8वें तत्व का गुण 15वें से मिलेगा, और इसी आधार पर सजा दो। हर 7 गैप करके जो 8वां होगा उसका गुण समान होगा। जैसे पहले का गुण कईवें से मिलेगा? 8वें से, दूसरे का गुण, दूसरे का 9वें से, 7 जोड़ना है, 8 में जोड़ देना है, क्योंकि एक वो खुद भी तो है। तीसरे का गुण कईवें से? 10वें, चौथे का गुण 11वें से मिलेगा। ये किसने कहा? देख लो ना, या चौथा का गुण 11वें से मिला था ना, दोनों को साथ में रखा गया है। तीसरा का गुण 10वें से, तीसरा का गुण 10वें से मिला था ना, तीसरा 10वां साथ में है। इस आधार पर इन्होंने सजा दिया। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। लेकिन ये रूल कैल्शियम में तक मान्य हो पाया, इसके बाद ये रूल लगता नहीं। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती थोरियम तक सजा दिया। आपको कहेगा इनकी जो सारणी थी वो कहां तक थी? तो कहेंगे थोरियम तक। आप कहेगा आपको कि बताइए इसका नियम कहां तक मान्य था? कैल्शियम। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। इन्होंने संगीत के सुरों के आधार पर सजाया सारे गा मा पा धा नी सा। पहले तत्व का गुण 8वें से मिला, दूसरे तत्व का गुण 9वें से, तीसरे तत्व का गुण 10वें। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो गए। अब डिसएडवांटेजेस पहला तो ये चला कि एक ही जगह पर ही दो को रख दिया, और भी बहुत जगह ऐसा हुआ जहां एक ही जगह पर ही दो को रख दिया। तो कहा भैया एक जगह पर एक रखो, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, एक ही जगह पर दो अलग अलग मान वालों को रख दिया। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आप गौर से देखिएगा कोबाल्ट और निकेल का गुण आयरन से मिलता है, दोनों को अलग अलग रख दिया। ये वही छोड़ पे, जबकि कोबाल्ट और निकेल का गुण किससे मिलता है? आयरन। हम लोग कहते हैं आयरन निकेल कोबाल्ट चुंबक है, ये दोनों का गुण समान है, लेकिन फिर भी इसको अलग अलग रखा गया। ये भी इसका डिसएडवांटेज था। एक ही जगह पर एक से अधिक तत्वों को रख दिया, ये भी इसका डिसएडवांटेज था। 56 के बाद तत्वों पर इसका नियम लागू नहीं होता था, ये भी इसका डिसएडवांटेज था। इवन कैल्शियम में तक इसका नियम मान्य होता था, ये भी इसका डिसएडवांटेज था। तो ये सारे इसके क्या थे? डिसएडवांटेज। और इन्होंने किसके आधार पर सजाया? संगीत के सुरों के आधार। इसका जन्म 26 नवंबर 1837 को, मृत्यु 1898। न्यूलैंड ने ऑक्टेव अष्टक का नियम दिया। इसकी खोज न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1866 में की, जन्म 1837 मृत्यु 1898 में हुई। ये कहां के थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। किसके आधार पर? किसके आधार पर? देखो ना, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 11 है, 12 है, 14 है, 16 है। सजाया कि नहीं सजाया? लेकिन कहीं कहीं पर उल्टा कर दिया। जैसे कॉम को पहले जादे को बाद में रखना था, लेकिन कहीं कहीं पर जादे को ही पहले और कॉम को ही बाद में रख दिया। कौन? न्यूलैंड। कहते हैं इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। देखो इसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 7, 9, 11, 12, 14, 16 बढ़ता हुआ परमाणु नहीं है, क्या आधार पर सजाया। लेकिन चला इसके डिसएडवांटेजेस थे। इसमें 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से मिलता है। ये जो पहला तत्व का गुण था वो कितवें तत्व के गुण से मिलता है? 8वें तत्व के गुण से मिलता है। और दूसरे तत्व का गुण किससे मिलता है? 9वें से। तीसरे का किससे? 10वें से ना। चौथे का किससे? कितना का गैप होता था? कितने का? पता हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन की संयोजकता कितनी थी? 1। इसलिए हाइड्रोजन का गुण कितने से मिलता था? फ्लोरीन। पहले का गुण कितने से? 8वें। 8वें का गुण कितने से? 15वें का गुण कितने से? कितना जोड़ना है? क्योंकि एक उत्तर तो खुद भी तो है। न्यूलैंड की तालिका में कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया गया। देखो कोबाल्ट और निकेल को, हेलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन है। आप लिया क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ तो नहीं रखना चाहिए था, लेकिन रख दिया गया। इसका डिसएडवांटेज था। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से, आयरन का गुण कोबाल्ट और निकेल जैसा ही था, लेकिन इसे बहुत दूर रखा गया। दोनों का गुण समान था, लेकिन दोनों को बहुत ही दूर रखा गया। न्यूलैंड की तालिका कहां पर समाप्त होती है? कहां पर समाप्त होती है? थोरियम पर समाप्त होती है। और इसका नियम कहां तक मान्य था? कैल्शियम। न्यूलैंड का गुण, इन्होंने कैल्शियम तक ही तत्वों को अपने सिद्धांत से सजाया था। कहां था? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 ही की खोज हुई थी। एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान वाले को रख दिया गया। एक वर्ग में असमान द्रव्यमान है इसका, ये दोनों का, लेकिन फिर भी एक ही वर्ग में रख दिया गया। और क्रिया गैस उस समय तक खोजे नहीं है। यह कहां तक मान्य है? कहां तक मान्य है? इसकी सारणी कहां तक मान्य है? थोरियम का। आपको कहेगा तिर्यक नियम किसने दिया? डोबेरिनर ने। किसने दिया? तिर्यक नियम किसने दिया? डोबेरिनर। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। इसने कहा पहले तत्व का गुण कितने से मिलेगा? 8वें से। तिर्यक नियम कहता है कि दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा पहले और तीसरे का औसत होगा। बोलो। अष्टक नियम कहता है जैसे सारे गामा पदा निसा होता है, पहले का गुण 8वें से मिलता है, वैसे ही तत्व में भी पहले का 8वें से, दूसरे का 9वें से, तीसरे का 10वें से मिलेगा। बोलो नहीं करे। और न्यूलैंड के समय क्या तत्व की संख्या 56 थी। कितनी? न्यूलैंड की तालिका थोरियम पर समाप्त होती थी, जबकि उसका नियम कैल्शियम तक। एक ही वर्ग में अलग अलग द्रव्यमान को रख दिया गया। कोबाल्ट और निकेल को आयरन से क्या कर दिया गया? दूर रख दिया। कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया गया। हेलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिक। बोलो हां या ना। तो सबने अपने अपने हिसाब से सजाने का जुगाड़ लगाया। हमने कहा जैसे कोई सब्जेक्ट वाइज, कोई मोटा पतला वाइज, कोई किताब वाइज, कोई कॉपी वाइज सजाया। तभी आज हम लोगों ने दो लोगों की सजावट पढ़ी, एक डोबेरिनर का, एक न्यूलैंड। डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। डोबेरिनर ने कहा दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा पहले और तीसरे का औसत होगा, और न्यूलैंड ने कहा कि हर 8वें तत्व का गुण समान हो। बोलो। न्यूलैंड के समय क्या तत्व की संख्या 56 थी। कितनी थी? इसका नियम कैल्शियम तक मान्य था, जबकि इसकी सारणी थोरियम पर समाप्त होती थी। बोलो ने। जिन लोगों का चला आज पहला क्लास है, पीरियोडिक टेबल से हम स्टार्ट किए हैं आपका चैप्टर। पहले केमिस्ट्री को पीरियोडिक टेबल 10वें से 17वें तक चैप्टर तक ले जाएंगे, फिर फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री 1 नंबर से लेकर 10वें तक आएंगे। जिन लोगों का पहला क्लास है वो समझ लीजिए। आज हमने जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, इसके साथ सामान्य विज्ञान आप ऑर्डर कर लीजिए, और उसकी सारणी थोरियम पर समाप्त थी। यही बात कल हम पढ़ाए थे। सबसे पहले कौन दिया था? डोबेरिनर। फिर न्यूलैंड। प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज कौन किया था? डोबेरिनर ने। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेंडलीफ के बारे में। न्यूलैंड के अवगुण। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मेंडलीफ के बारे में। दामित्र मेंडलीफ की आवर्त सारणी, है ना। मेंडलीफ ने क्या किया दोस्तों कि मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाना शुरू किया। इन्होंने ही पहली बार आवर्त और वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो अगर ये पीरियोडिक टेबल ऐसा बना हुआ है, अगर ये पीरियोडिक टेबल ऐसा बना हुआ है, तो ये जो क्षैतिज और उदग्र कतारें हैं, इनको आवर्त और वर्ग का नाम इन्होंने ही दिया।
इन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, इन्होंने ही आवर्त और वर्ग के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? मेंडलीफ ने पहली बार आवर्त सारणी का गठन मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? उन्होंने कहा ये जो क्षैतिज कतारें हैं, जो तत्व को सजाने का जो क्षैतिज कतार है, इसको हम आवर्त कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त। और वर्टिकल कॉलम जो है, वर्टिकल कॉलम जो है, इसको उन्होंने वर्ग कहा। क्या कहा? वर्ग कहा। ये जो क्षैतिज उदग्र कतारें हैं, वर्टिकल कॉलम है, इसको उन्होंने क्या कहा? चला जी, वर्ग कहा। क्या कहा? वर्ग कहा। क्षैतिज को क्या कहा? आवर्त। उदग्र को क्या कहा? वर्ग। क्लियर है? अब चला मामला क्या है कि आवर्त और वर्ग उन्होंने कहा, उन्होंने जो खोजा उस समय ज्ञात तत्व, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, लेकिन जब मेंडलीफ काम करना शुरू किया, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63। उन्होंने सजाना शुरू किया अलग अलग, तो उन्होंने आवर्त और वर्ग का, आवर्त और वर्ग का कॉन्सेप्ट किया। उन्होंने कहा क्षैतिज रो जो है, क्षैतिज कतारें जो है, उसको हम आवर्त कहेंगे, उदग्र कतार को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। उन्होंने इस आधार पर 7 आवर्त, कितने आवर्त और 9 वर्ग का गठन किया। कितने आवर्त और कितने वर्ग? 7 आवर्त 9 वर्ग का गठन किया। कितने आवर्त और कितने वर्ग? 7 आवर्त और 9 वर्ग का गठन किया। किसने? मेंडलीफ ने। पहली बार इसको उन्होंने कहा, इस पूरे को उन्होंने कहा आवर्त सारणी। क्या कहा उन्होंने मेरे दोस्त? आवर्त सारणी। इस पूरे को उन्होंने क्या कहा? आवर्त सारणी। आपको कहेगा किसने आवर्त सारणी का गठन किया? मेंडलीफ ने। तो चला इस 63 तत्व को इसने 9 7 63 ना, 9 7 तो 9 7 कितना? क्योंकि 1 में 9 गो तो 7 को में क्या गो? 63। उन्होंने इसी आधार पर सब तत्वों को सजा दिया। अब कुछ खाली स्थान भी उन्होंने छोड़ा आने वाले तत्वों के लिए। आने वाले तत्वों के लिए किसने खाली स्थान छोड़ा? न्यूलैंड नहीं छोड़ा था। न्यूलैंड अपने न्यूलैंड का तो आवर्त सारणी था नहीं, सारणी आप कह सकते हैं। पहली बार आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया था। तो न्यूलैंड ने अपने सारणी में कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा आने वाले तत्वों के बारे में। उसको लगता था जो तत्व है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कोई भी काम अगर करें तो पहले पास्ट को सोचें, फिर प्रेजेंट को सोचें, फिर पहले पास्ट को सोचें, फिर फ्यूचर को सोचें, उसके हिसाब से प्रेजेंट को सोचें। पहले पास्ट को सोचें, फिर फ्यूचर को सोचें, उसके हिसाब से प्रेजेंट को सोचें। ये काम न्यूलैंड नहीं किया। न्यूलैंड प्रेजेंट को सोचा, पास्ट को सोचा, फ्यूचर को नहीं सोचा। लेकिन फ्यूचर को सोचने वाले एकमात्र वैज्ञानिक थे कौन? मेंडलीफ। इसके बाद मोस्ले आए, उन्होंने भी फ्यूचर के बारे में सोचा और इसने खाली स्थान छोड़ा। बाद में ये अपने जीवन काल में ही स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को जोड़ के गया। अब फिर जब और तत्व बढ़ गए तब तक तो मोस्ले ने नया आवर्त सारणी बना दिया। अब मामला ये था चला कि इसकी जो आवर्त सारणी थी, इसमें कितने आवर्त थे? 7। आपके वर्ग कितने थे? 9। और इन्होंने खाली स्थान छोड़ा कि नहीं छोड़ा? और ये परमाणु भार के आधार पर सजाया। किसके आधार पर? किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने सजाया था। किसके आधार पर चला? परमाणु भार के आधार पर इन्होंने सजाया। इन्होंने जो सजाया, इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो यहां पर हाइड्रोजन था, फिर लिथियम था, सोडियम था, कुछ कुछ इसका मिलता जुलता आधुनिक आवर्त सारणी से भी था। तो किसके आधार पर इन्होंने सजाया? परमाणु भार के आधार पर। कितने तत्वों को? 63। पहली बार आवर्त सारणी का गठन किसने किया? मेंडलीफ ने। किसने? आने वाले तत्वों के लिए खाली जगह किसने छोड़ा? मेंडलीफ ने। किसने? और अब देखो इसने किसके आधार पर सजाया था? परमाणु भार के आधार पर ना। बोलेंगे कहते दामित्र इनवेसिविच मेंडलीफ 8 फरवरी 1834 को ये जन्म लिए। वेरकिन अमेजिन कहने जन्म लिए हैं। रसिया के थे ये मेनली। कहां के थे? ये रसिया का कोई जगह होगा, चला थोड़ा सा गड़बड़ है। रसियन एम्पायर में इन्होंने जन्म लिया। ये मरे थे 2 फरवरी 1907 को, लगभग 72 साल जिए हैं। वो भी रसिया में ही मरे थे। ये उनकी सारणी थी। अब गौर से देखिए, हाइड्रोजन को इन्होंने यहां रखा क्योंकि उसका द्रव्यमान 1 था। लिथियम को इन्होंने यहां रखा 6 था। बेरिलियम का 9 था। बोरोन का 10। द्रव्यमान है क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर तो 5 होता है, कार्बन 6 होता है। उसके बाद उन्होंने कार्बन को रखा, फिर नाइट्रोजन 14, फिर 16, फिर 19। देखो तो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया है। परमाणु संख्या इसका चला H1 Li3 होता है, इसका B4 B5 होता है। बोलेंगे उसके बाद इसका देखो ये 23 24 27 28 31 32 35 इस आधार पर इन्होंने सजा दिया। ये बढ़ता हुआ परमाणु भार है कि परमाणु संख्या है? अरे स्टैंड अप। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। तुम ऐसे लगता है एकदम साफे गड़बड़ स्थिति में है, नहाता नहीं है क्या? नहीं बेटो बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर पक्का ना? क्लोरीन का बताओ ने। अरे कितना दिन बाद आया? कितना दिन बाद आया? बताओ। 2 सप्ताह बाद? चेहरे बता रहा है तो डायबिटीज कोई बीमारी है? हो गया तो उसका प्रिकॉशन लेना है। बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर। क्लोरीन 17। पढ़ाई चला वो तेज है ना कि जो पढ़ रहा है कपारे का तेज अलग रहता है। ये 2 सप्ताह से एब्सेंट है, कपार का है एब्सेंट। तो चेहरा पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लगता है कि जो हम करने आए थे वो हम कर रहे हैं। तुम गुड फीलिंग करता है। क्लास छूट जाने के बाद अपने आप को गरियाते रहता है, अपने आप को गरियाता हुआ आदमी नजर आते रहता है कि छोटा अपने आप को गरिया रहा है। सोडियम की अगर बात करें, चला 23 24 25 26 सब बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजा दिया गया। कहीं कहीं पर मिस भी हुआ। कौन द्रव्यमान वाला को पहले, बाद में अधिक द्रव्यमान वाला को पहले रख दिया गया, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाद में इनको अक्रिया गैस मिल गया था। कौन मिल गया था? लेकिन कुछ साइंटिस्ट या कुछ बुक लिखने वाले ऑथर ये मानते हैं कि अक्रिया गैस इसको नहीं मिला था, मोस्ले को मिला था। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अक्रिया गैस इसको मिल गया था और इसने बिना अपनी आवर्त सारणी को डिस्टर्ब किए हुए उसको लेफ्ट में 0 वर्ग नाम दे दिया था, इसीलिए तो इसका नाम 0 वर्ग भी है। जब फिर उसमें जाइएगा आप मोस्ले में, तो मोस्ले में इसको 8th ए के नाम से जाना जाता है, यानी निष्क्रिय वर्ग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को डिस्टर्ब न करते हुए सबका एक गुण एक जैसा था, इसको लेफ्ट साइड में रख दिया। कहां रख दिया? तो अक्रिया गैसों की खोज किसके टाइम में हो गई थी? मेंडलीफ के टाइम में। उधर नहीं हुई थी। न्यूलैंड और बेरिंगर इसकी खोज नहीं कर पाए थे। अब देखो तब समस्या क्या था चला। एक होता समस्थानिक, समस्थानिक जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग। समस्थानिक परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, अब परमाणु भार अलग। तो देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, 1 1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इन्होंने कहा मेंडलीफ ने काम परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे। तो हाइड्रोजन का हमको 3 को जगह चाहिए क्योंकि मेरा 3 को समस्थानिक है, तीनों का परमाणु भार अलग अलग, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। तो का ये कैसे होगा? तो का ये कैसे होगा? तो हम तो पीरियोडिक टेबल को नहीं मानेंगे।
ये अकेले नहीं था, और भी बहुत सारे थे जगह 10-10 को समस्थानिक था, मतलब 10 को ऐसा एक ही तत्व का, एक ही हाइड्रोजन का, जैसे 3 को है ना, वैसे एक ही का 10-10 को था, वो लोग अपना स्थान मांगने लगा। तो समस्थानिक जो है, समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग। जैसे कार्बन 6-12 है, कार्बन 6-14, तो दोनों का परमाणु संख्या समान है कि अलग अलग है? परमाणु भार अलग। ये भी कहा कि हमको जब परमाणु भार के आधार पर सजाया गया तो मेरा परमाणु भार अलग अलग है, हमको तो अलग अलग स्थान। बोलो नहीं समझा? जैसे अगर किसी के परिवार में आप निमंत्रण दीजिएगा कि आप आइए हमारे यहाँ भोज खाने, परिवार के हिसाब से खिलाइएगा तो हर एक परिवार अलग अलग बैठेगा, आदमी के हिसाब से खिलाइएगा, जिसके परिवार में जाएगा आदमी वो अपना जगह मांगेगा। नहीं समझे? मान लीजिए आप कोई चीज बांट रहे हैं, एक परिवार को एक देना है, एक मान लीजिए बाइक देना है, एक बाइक देना है तो 5 को परिवार है तो 5 को बाइक दे देंगे, काम खत्म। लेकिन अगर आप आदमी के हिसाब से बांट रहे हैं तो किसी के परिवार में 1 लोग है, 3 के परिवार में 1 लोग है तो तीनों को 1 बाइक दे दीजिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन जो जिसके परिवार में 5 लोग होगा वो तो कहेगा ना कि 5 बाइक चाहिए, आप आदमी के हिसाब से बांट रहे हैं, हमारे परिवार में 5 को दीजिए हमको। बोलेंगे आप यहाँ हमने जानते हैं होगा, वही बात मेंडलीव बोला, मेंडलीव कहा हमारा होगा, 3 को स्थान मांग रहा है, हमारा होगा, तब तक बुढ़ा होकर मर गया बेचारा। तो इसी के कारण ये अपने आवर्त सारणी को छोड़ दिया, इस पर वर्कआउट नहीं किया, और तब तक और भी तत्व आ गए, बहुत ज्यादा कादो की चाहीन हो गया, कचरा हो गया। इसकी बातों को बहुत जगह जो समस्थानिक थे, जिनकी परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग थे, बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं माना, तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को यहीं छोड़ दिया। आपको कहेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी को सबसे ज्यादा परेशानी किससे थी? समस्थानिक। समस्थानिक में भी सबसे ज्यादा किसके समस्थानिक से? हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके समस्थानिक? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक जिसका परमाणु भार अलग अलग था, वो अलग अलग स्थान मांग रहा था। बोले मैं नहीं करेगा, तो कहते हैं इसकी खोज दामित्र मेंडलीव ने 1869 में किया। 1872 में मेंडलीव की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में छपी। जब यह काम शुरू किया था इन्होंने, कितना ईस्वी में? 1872 ईस्वी में इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया। किसके आधार पर? इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी जब इन्होंने काम करना शुरू किया था। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों में संबंध स्थापित किया। मेनली इसने किस पर फोकस किया? और उसके आधार पर भौतिक और रासायनिक गुणों में संबंध स्थापित किया। इन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में बताया। पहली बार आवर्त और वर्ग के बारे में किसने बताया? मेंडलीव ने। और इन्होंने ही पहली बार जो खोज किया इसका नाम आवर्त सारणी दिया। क्या दिया? इनके अनुसार आवर्त क्षैतिज कतार होते हैं। आवर्त कैसे कतार होते हैं? वर्ग जो होते हैं वो उदग्र कतार होते हैं। कैसे होते हैं? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के गुण सारे उपलब्ध तत्वों को सजाया था इन्होंने, जितने भी तत्व 63 उपलब्ध थे उन सबको इन्होंने क्या किया? सजाया। कुछ खाली स्थान भी छोड़ा। देखो ये सब बहुत जगह पर इन्होंने खाली स्थान छोड़ा, जैसे यहाँ ये सब जगहों पर इन्होंने क्या किया? खाली स्थान छोड़ा, जिसमें बाद में तत्व आकर जुटे। कुछ खाली स्थान छोड़ा, जब भी खोज हो उसे खाली स्थान में क्या किया जा सके? लिखा जा सके। उसके बाद जब अक्रिया गैस की खोज हुई तो बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए हुए किधर की ओर लग दिया? आवर्त सारणी को बाधित नहीं किया, और किस ओर लग दिया? बाईं ओर। इसकी आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। किसको किसको? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अवगुण क्या थे? हाइड्रोजन का निश्चित स्थान दे पाए? नहीं दिया गया। समस्थानिक का भार अलग अलग होता है, अलग अलग स्थान मांगता है। समस्थानिक जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक था जिसका भार अलग अलग होता है, H11, H12, H13, जिसका भार अलग अलग था, अलग अलग स्थान मांग रहा था। बोला ना रे, समस्थानिक का भार अलग अलग होता है तो अलग अलग स्थान मांगता था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जो जिसके भार क्या हैं? अलग, तो तीनों अलग अलग स्थान मांग रहा था। बोलो कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाले को पहले, जबकि होना चाहिए अधिक द्रव्यमान वाला बाद में, कम द्रव्यमान वाला पहले। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे इन्होंने निकेल, क्रोमियम देखिएगा, यहाँ रुक जाइए 1 मिनट, होल्ड डाउन। कोबाल्ट और निकेल देखो होगा, यहाँ देखो 58.9 है इसका, इसको पहले रखा। 58.7 है इसको बाद में रख दिया। होना तो ये चाहिए कि कम वाला को पहले, बाद वाला को बाद में, अधिक वाला को बाद में। बोले नहीं करेगा। देखो इसका द्रव्यमान कोबाल्ट का 58.8 ना है, इसका 58.7 है। ये गलत है कि सही है? कम बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जब सजाया है तो कम वाला को पहले होना चाहिए। बोले नहीं करेगा। होना ऐसा चाहिए था, लेकिन था ऐसा। ये गलत था कि सही था? आप ही परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे तो परमाणु भार के आधार पर यहाँ 58.7 को पहले होना चाहिए था, क्योंकि देखिए 50.9, 52, 54.9 तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ ये 58.9 पहले, 58.7 बाद में, ये घट में रहा है। तो यही मिस्टेक उन्होंने किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में होना क्या चाहिए था और था क्या? ये था और ये होना चाहिए। ये था और ये क्या करना चाहिए? होना चाहिए। हाँ और होना चाहिए। मेंडलीव के अनुसार और समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, जो कि गलत था। बहुत जगह पर ऐसा हुआ कि समान गुण नहीं है, फिर भी जबरदस्ती अपना बात को साबित करने के लिए परमाणु भार के आधार पर सजा देंगे। इसने ऐसा काम किया कि समान होना तो ये चाहिए था, इसलिए ऐसा कि एक गुण वाली एक जगह है, एक गुण वाली एक जगह है, एक गुण वाली एक जगह है। लेकिन बताओ तो क्या सोडियम का गुण कॉपर से मिलता है? सोडियम आग लग जाता है हवा में, कॉपर में आग लगता है क्या? तो सोडियम का गुण कॉपर से नहीं मिलता, फिर भी एक वर्ग में रख दिया, जो गलत था कि सही था? जैसे चला इसको जो रखना है ना, जो हम लोग किताब रखते हैं ना, इसे कि ये मोटा किताब, उससे पतला किताब, उससे पतला किताब, उससे पतला किताब, इस टाइप से अगर हम लोग रखते हैं, यही आधार पर उन्होंने वर्ग में रखा। वर्ग में जैसे हीलियम, नियॉन, सब अक्रिया गैस है, ये सब कौन गैस है? एक जगह रखा। इसमें भी ये क्षारीय धातु है, यहाँ कॉपर को रखने की कोई जरूरत नहीं थी। सोडियम में ऐसे ही आग लग जाता, पोटेशियम हाथे पर आग लग जाएगा, इसमें कॉपर को रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी कॉपर को क्या किया गया? रखा गया। तो कहता है मैंगनीज को हेलोजन के वर्ग में रख दिया गया, जबकि देखिए मैंगनीज जो है Mn, मैंगनीज यहाँ होगा, हेलोजन 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 यहाँ, देखिए इसको नहीं रखना चाहिए था। इस सबके साथ कॉपर को नहीं रखना चाहिए था, लेकिन रख दिया। इन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए गलत भी किया, और असमान गुण वालों को किसी अलग जगह पर रखना चाहिए था, उसको किसी ऐसे जगह रख दिया जिसका गुण अन्य तत्वों से मिलता नहीं था। तो कहते हैं मैंगनीज को हेलोजन के वर्ग में रखा गया, जो कि गलत था कि सही था? अब एक बार और चलते हैं हम लोग। देखिए हमने आपको कहा कि ये जो आवर्त सारणी है द्रव्यमान के आधार पर सजा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 6.94, 9, 10, 12, 14, 16, 19 ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया गया है। किसने सजाया? किसने सजाया? मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? और इसने अपने समय के सभी ज्ञात तत्वों को सजा दिया था। बाद में इसको अक्रिया गैस मिला, जिसको इन्होंने किस ओर रखा? बाईं ओर। किस ओर रखा? और उस वर्ग को कौन वर्ग कहा? शून्य वर्ग। बाईं ओर रखा और उस वर्ग को कौन वर्ग कहा? शून्य वर्ग। शून्य वर्ग कौन वर्ग? शून्य वर्ग कहा।
बाईं ओर रखा और उस वर्ग को कौन वर्ग कहा? शून्य वर्ग कहा। अब चला जी अगर 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 इसमें क्या क्या अवगुण थे? अवगुण ये थे कि हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक अपना अलग अलग जगह मांग रहे थे, क्योंकि उनके सभी समस्थानिकों का परमाणु भार क्या था? अलग अलग था, तो वो सब लोग अपना अलग अलग जगह मांग रहे थे। दूसरा कि असमान कम भार वाला को बाद में और अधिक भार वाला को पहले रख दिया। तीसरा जिसके गुण नहीं भी मिलते थे उसको भी एक साथ रख दिया। बोलेंगे आने गुण क्या क्या था? आने वालों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया। बाद में इन्होंने स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम को जोड़ा। किसको किसको जोड़ा? स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम को इन्होंने बाद में जोड़ा। किसको किसको? स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम को इन्होंने क्या किया? बाद में जोड़ा। किसको किसको? स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम इन्होंने क्या किया? बाद में जोड़ा। उसके बाद चला इन्होंने ही पहली बार आवर्त और वर्ग का कांसेप्ट दिया कि ये जो क्षैतिज कतार है ये आवर्त है, ये जो ऊर्ध्वाधर कतार है ये क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ये जो क्षैतिज कतार है ये आवर्त है, ये जो ऊर्ध्वाधर कतार है ये वर्ग। आवर्त सारणी की खोज पहली बार मेंडलीफ ने कहा। उन्होंने अपनी सारणी को कौन सारणी कहा? आवर्त सारणी। कौन सारणी? आवर्त सारणी जो नाम दिया था वो किसने दिया था? किसने? मेंडलीफ ने दिया। किसने दिया था? मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? जबकि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 ना। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। 63। मेंडलीफ के समय कितना? 63। न्यूलैंड के समय 56। आवर्त सारणी का खोज कौन किया? मेंडलीफ। मेंडलीफ किसने? किसने आवर्त सारणी का खोज किसने किया? आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मेंडलीफ ने। किसने किया? चला मेंडलीफ ने किया। और ऑक्टेव रूल कौन दिया था? न्यूलैंड। कौन दिया था? ऑक्टेव रूल न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? ट्राइड किसने दिया? डोबेरिन। ऑक्टेव रूल कौन दिया? न्यूलैंड। परमाणु भार के आधार पर कौन सा जाए? मेंडलीफ। सही है ना। इन्होंने 3 ट्राइड दिए। इन्होंने कहा दूसरा तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहला प्लस तीसरा का औसत होगा। इन्होंने सारे गामा पता नहीं सब सजाया। इसके समय क्या तत्व 56 थे, इसके समय क्या तत्व 63 थे। पहला डोबेरिन का जो ट्राइड था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने कहा पहले तत्व का गुण 8वें से मिलेगा, दूसरे का गुण 9वें से मिलेगा। इनकी सारणी कैल्शियम तक मान्य थी, कैल्शियम तक इसके नियम लागू हो रहे थे। इनकी सारणी थोरियम पर समाप्त थी। इसके समय क्या तत्व की संख्या 63 थी। सबसे ज्यादा जगह बांस किया वो कौन था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना अलग अलग स्थान मांग रहा था। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें इसलिए इन्होंने इसको कौन तत्व कहा था? हाइड्रोजन को आवारा तत्व किसने कहा था? मेंडलीफ ने। किसने कहा था? अक्रिय गैसों की उस टाइम खोज हो चुकी थी, बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए इसको बाईं ओर रख दिया गया। इसके बहुत सारे अवगुण थे। ये कम भार वाला को बाद में रख दिया, अधिक भार वाला को पहले, और समान गुण वालों को एक साथ रख दिया। बोलेंगे लेकिन इन्होंने आने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा था, जिसमें बाद में स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम जैसे तत्व आकर शामिल हो गए। बोलेंगे नहीं समझा? समझा कि नहीं? आवर्त और वर्ग का कांसेप्ट पहली बार किसने दिया? आवर्त सारणी का गठन किसने किया? मेंडलीफ ने। पक्का? तो न्यूलैंड का रूल कहां तक मान्य था? कैल्शियम तक। और इसकी सारणी कहां पर खत्म थी? थोरियम पर। बोलो नहीं बोलोगे? पक्का? न्यूलैंड के समय क्या था? तो 56। मेंडलीफ के समय 63। ठीक है। ये तीनों परमाणु भार के आधार पर सजाया था। डोबेरिन, न्यूलैंड और मेंडलीफ तीनों किसके आधार पर? परमाणु भार। इन्हें यही नहीं पता था कि पहला और तीसरा का परमाणु भार का औसत दूसरे के परमाणु भार के बराबर हो। ये भी परमाणु भार के आधार पर सजाया, ये भी परमाणु भार के आधार पर सजाया। लेकिन ये कहा नहीं, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, परमाणु संख्या के आधार पर सजाएंगे। और इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी, अब ज्ञात तत्वों की संख्या 118। बोलेंगे तुमको क्या बताओ? मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114, एसके झा के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी? समझ रहा है? आजा आई बहार।